हेलो दोस्तों, आज सामान्य विज्ञान का दूसरा सेट पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन का ट्रैक डला होगा, उसको जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल, जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अपरिवर्तित रहता है। डिटेल में बताया गया है, बर्फ के पिघलने पर जल स्तर समान रहता है। एक तैरने वाली वस्तु अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है। जब पानी जम जाता है तो यह फैलता यानी विस्थापित होता है। जमे हुए पानी के 1 औंस में 1 औंस तरल पानी की तुलना में अधिक मात्रा होती है। जब पानी ठोस या गैस में बदलता है तो पानी का केवल भौतिक रूप बदलता है, इसके अणु समान रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। डिटेल में बताया गया है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना संभव न हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि इस 4 ऑप्शंस में से कोई गलत लगता है तो उसमें लाल पट्टी आ जाती है, और सही लगता है तो हरी पट्टी आ जाती है, जैसा कि मैं आपको आगे लगा के ही बताऊंगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना तीसरा प्रश्न है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डेसिबल में, लेकिन हम इसको गलत लगाते हैं आपकी जानकारी के लिए। सही आंसर इसका क्या है? डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डेसिबल। देखा, जैसा कि आपने दोस्तों, एक गलत निशान हमने जानबूझ कर लगाया है डेसी में, तो इस पर लाल पट्टी आ गई है, और सही निशान पर सही जो आंसर है उस पर क्या आ गया? डेसिबल में हरी पट्टी। तो डिटेल में बताया गया है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ध्वनि। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। ये तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। यही कारण है कि वायुमंडल के अभाव एवं निर्वात में चंद्रमा पर ध्वनि तरंगें संचालित होती हैं, तथा वहां 2 व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। डिटेल में बताया गया है, एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। हीरे में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत ही कम यानी 24 डिग्री होता है। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए सिरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। जब किसी तल पर आपतन कोण 20 डिग्री से कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर हो जाता है। हम देखते हैं कि जो प्रकाश हीरे में सभी दिशाओं में प्रवेश करता है वह कुछ ही दिशाओं से बाहर आ पाता है, और इन दिशाओं से देखने पर ही हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 6वां प्रश्न है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाल रंग। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम तथा बैंगनी रंग का न्यूनतम होता है।
इंद्रधनुष में बैगनीकरण आंख पर 40.8 डिग्री तथा लाल किरण 42.8 डिग्री का कोण बनाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7वां प्रश्न है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है परावर्तित करता है। डिटेल में बताया गया है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग का निर्धारण उस वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग द्वारा होता है, अर्थात कोई वस्तु सूर्य के 7 रंगों के प्रकाश में से जिस रंग को सबसे अधिक परावर्तित करती है वही उस वस्तु का रंग होता है। ज्ञातव्य है कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का अवशोषण हो जाने पर वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है, जबकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें चमकदार दिखाई देती हैं, जैसे हीरा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 8वां प्रश्न है। दूरबीन का आविष्कार किया है। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 4 ऑप्शंस में से दिए हुए आपकी स्क्रीन पर, तो इसका सही जवाब है गैलीलियो ने। दूरबीन के आविष्कार गैलीलियो हैं। अपने टेलीस्कोप से देखकर ही उन्होंने चंद्रमा की सतह पर मौजूद क्रेटरों तथा चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत चित्र बनाया और साथ ही सन 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं एवं शनि के छल्लों यानी रिंग्स ऑफ सैटर्न की खोज की। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है स्थलीय तापन, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, तीसरा है प्रकाश अपवर्तन, चौथा है प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 2 यानी पहला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्वार्टजाइट। सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं, जबकि क्वार्टजाइट कुचालक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 11वां क्वेश्चन है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डिटेल में बताया गया है, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। त्वरित चालक लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर एक धातु की चालक छड़ होती है, जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। त्वरित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़कर इसके आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 12वां क्वेश्चन है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दाब। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 13वां क्वेश्चन है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है पारगम्यता। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा की माप बताता है। इसे ग्रीक वर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 14वां क्वेश्चन है। किसी तत्व की
परमाणु संख्या डॉट 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 की संख्या है, यह खाली स्थान है। और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नाभिक में प्रोटॉन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे Z प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 15वां क्वेश्चन है। परमाणु रिएक्टर क्या है? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आणविक भट्टी। डिटेल में बताया गया है, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा उत्पादित नाभिकीय ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाते हैं। इनमें नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। रिएक्टर में यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम Pu-293 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 16वां प्रश्न है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अवरक्त। दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर प्रायः अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 17वां प्रश्न है। पहले तापायनिक बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है J.A. फ्लेमिंग ने। प्रोफेसर सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के महान पुरुषों में से एक हैं और भौतिकविद थे। थर्मिओनिक बाल्ब या वैक्यूम ट्यूब के फ्लेमिंग के आविष्कार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होने के लिए कहा जा सकता है। यह वायरलेस और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सक्षम आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्रदर्शन के साथ पहला वायरलेस सेट को सक्षम करने के लिए निर्मित किया जाना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 18वां प्रश्न है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है नोल और रुस्का। इसका आविष्कार जर्मनी के अर्नस्ट रुस्का ने 1931 ईस्वी में किया था। अब जरा यह देखें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर होता क्या है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 19वां प्रश्न है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है रोडोल्फ। डीजल इंजन जिस इंजन में फ्यूल के लिए डीजल का उपयोग होता है उसे डीजल इंजन कहते हैं। ऐसे इंजन बस, ट्रैक्टर जैसे वाहनों में लगे होते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार रोडोल्फ डीजल ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इंजन के इस प्रकार का नाम डीजल इंजन रखा गया। रोडोल्फ डीजल ने आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन का आविष्कार किया और 1886 ईस्वी में उन्हें अपना पहला डिजाइन पेटेंट मिला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक्स किरणें। क्या है? एक्स किरणें। 1913 में कूलिज ने विभिन्न तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन करके एक्स रे नलिका बनाई, जो कूलिज नलिका के नाम से जानी जाती है।
उस निर्वात नलिका को एक्स किरण नलिका या एक्स-रे ट्यूब कहते हैं, जो एक्स किरण उत्पन्न करती है। एक्स-रे नलिकाओं का विकास क्रुक्स की नलिका से हुआ, जिससे सर्वप्रथम एक्स-रे खोजा गया था। इन नलिकाओं से प्राप्त एक्स किरणों के अनेक उपयोग हैं, जैसे रेडियोग्राफी, कैट अड्डों पर इस्तेमाल होने वाले स्कैनर, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी इत्यादि। जैसा कि दोस्तों आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसकी ट्रिक्स बनाई हुई है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी पर बने प्रमुख जलप्रपात। तो इसकी ट्रिक्स है कद साधु नवक सोन आभे जैसा। का से हो गया कपिलधारा जलप्रपात, दा से हो गया दुग्धधारा जलप्रपात, सा से होगा सहस्त्रधारा जलप्रपात, धू से होगा धुआंधार जलप्रपात, ना से नर्मदा कुंड, माँ से माई की बगिया, का से कवि चौरा, सो से सोनमुदा, ना से नवग्रह मंदिर, आ से आदिनाथ मंदिर, भे से भेड़ाघाट जलप्रपात, जे से जैन मंदिर, सा से साईं मंदिर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी न्यू वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।